हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए आज अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंतर्गत। अपने सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसके अंतर्गत आपको और अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी मेंशन है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को समझने में और आसानी मिलेगी और आप देखेंगे कि कैसे आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली जो नीट के अंतर्गत पूछा गया जाता है, उसको आसानी से अपन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन वन बाय वन अपन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे एंड उसके बिहाइंड जितने भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से और समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए अपन बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। इट मीन्स हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अपन को 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देखें, तब आगे बड़े वीडियो में और आपने आंसर को क्या करें, मैच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में अपन को बात करनी है। तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंस, क्या बोल रहा है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। अच्छा ये बताओ कि किसी भी ब्लड ग्रुप, कोई भी सिस्टम हुआ, चाहे आरएस सिस्टम हुआ, चाहे या ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हुआ या बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम हुआ, देखो किसी भी सिस्टम के अंतर्गत क्लोटिंग फैक्टर के थ्रू नहीं डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान चलो हमारे अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो हमारे अंदर ए स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर होगा। क्लोटिंग फैक्टर ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सा ब्लड ग्रुप सही है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज तो ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि एक्चुअल में देखो ये बोला कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर ये डिसाइड यहाँ पे मार्क नहीं पॉइंट। आप जानते हो कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी तो होती है, बट जो एंटीबॉडी होती है ना, वो गाइस आरबीसी के सरफेस पे नहीं होती है, वो आरबीसी के सरफेस पे नहीं होती। एंटीबॉडी गाइस क्या होता है, सीरम में के अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है ये आरबीसी के सरफेस पर नहीं पाया जाता। ओके, आगे अपन बात करते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन इन प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटीजन इन प्लाज्मा। मैं जानता हूं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होती है। यदि हमारे बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो हमारी बॉडी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन एंटीजन का प्रेजेंट होना, क्या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में पाई जाती है? नहीं। अब रही बात कि एंटीजन कहाँ पाई जाती है, एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है, मैं बताऊंगा आपको कि जो एंटीजन होता है ना गाइस, एंटीजन कहाँ जाता है, आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंटीजन क्या, एक्चुअल में एंटीजन क्या प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो एंटीजन, रही बात कि एंटीजन प्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती है, इसलिए आपका जो क्या हुआ, सी जो हुआ ये भी इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि बोल रहा है कि एंटीजन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इनकरेक्ट। देखो डी क्या बोला कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। आप जानते हो कि एंटीजन क्या होता है, आरबीसी सरफेस के अंतर्गत होता है, सरफेस पर होता है। और एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत 2 एंटीजन पाई जाती है, एक एंटीजन ए और बी। यदि एंटीजन ए हो तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, और एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होता है। और एंटीजन दोनों हो तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी होता है। और एंटीजन यदि अब्सेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। आप जानते हो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत 4 टाइप के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। तो एक्चुअल में देखो इस क्वेश्चन से एनसीईआरटी के अंतर्गत ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या, उसमें देखो अधिकांश ऑप्शन नंबर डी। बोथ वो ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है, एंटीजन तो होता नहीं है। तो स्टेटमेंट पहला तो गलत है।
अब देखो इट हैज़ नाइदर ए और नॉर बी, एक्चुअली में ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक्चुअल में एंटीजन क्या होता है, वो ब्लड ग्रुप के अंतर्गत एंटीजन नहीं पाई जाती। ओके, देखो क्या बोला सी, क्या इट हैज़ ए एंटीजन, बिल्कुल गलत है। इट हैज़ बी एंटीजन, बिल्कुल गलत है, कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर कोई सा एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का कौन सा सही होगा भाई, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी के अंदर आपके अंदर मेंशन है उसके अंदर पूरी अपन क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सॉरी, चलिए आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दी गाइस बात की जाए तो क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो एबीए ब्लड ग्रुप के अंतर्गत क्या है पॉसिबल नहीं है। तो फिर से एक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। देखो एंटीजन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। अब देखो आप जानते हो कि यदि एंटीजन ए होती है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्या होती है, अगेंस्ट नहीं बोल सकते, इस एंटीबॉडी बी होती है। इट मीन्स मैं आपको बताऊं कि यदि हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी जो होगी ना वो बी होगी। ओके, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये बोला कि एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए, सेकेंड भी स्टेटमेंट सही है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, या एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, या एंटीजन बी एंटीबॉडी क्या हो ए। बोथ एंटीजन एंड बोथ एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाती है क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसी की, कि दो बोथ एंटीजन हो और बोथ एंटीबॉडी हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं बताऊंगी, यदि एंटीजन आपके अंदर क्या है, ए है, ए एंटीजन है, अगर हमने क्या किया कि एंटीबॉडी भी ए डाल दिया तो इनके बिटवीन में क्या होती है, कोएगुलेशन क्लम्पिंग हो जाएगा, जिसके कारण आपकी ब्लड क्लॉट हो जाएगी और डेथ हो जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि एंटीजन दोनों, एंटीजन ए और बी एंटीजन है और एंटीबॉडी भी क्या है, ए और बी, तो ए रंग होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ना वो क्या आएगा, सी सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते चलिए, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। एक्चुअल में इसके अंदर क्या है कि कोई पर्सन है, पर्सन के अंदर क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। मान चलो यहाँ पे कोई पर्सन हमने बना दिया, ये पर्सन है, इसके अंदर क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, और कौन से ब्लड ग्रुप को इसके अंदर दिया जाता है। तो आप जानते हो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। तो इसके अंतर्गत मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को आप दे सकते हो, या ए दे दो, या बी दे दो, या ए बी दे दो, या ओ दे दो। सबसे पहली बात है कि एक तो आप बात जानते हो क्या कि सेम ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं अपन। यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसी पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको मैं ले सकता हूँ। ओके, लेकिन आप जानते हो ए बी क्या है, ए बी ये क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में देखो इसके अंदर क्या है कि एंटीजन, इसके आरबीसी पे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो इसके प्लाज्मा इट मीन सीरम के अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो एक्चुअली में लेने वालों को अपन क्या कर देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं, और दोनों वाला मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका अपन क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। एक्चुअली में जो लेने वाला है इसके अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके प्लाज्मा के अंदर, इसलिए अपन क्या करेंगे सीरम के अंतर्गत। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो क्या करेगा, किसी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, क्योंकि लेने वालों को अपन क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। ओके, तो एक्चुअली में अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ए दे सकते हैं, बी, ए बी एंड ओ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ओके, तो ध्यान रहे एक्चुअल में सबसे पहली बात, यदि इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि एक्चुअल में देखो ब्लड की डोनेशन होती है ना उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि या तो अपन देखते हो जो पर्सन किसी को ब्लड डोनेट करता है उस पर्सन का अपन एंटीजन देखते हैं, और जो पर्सन रेसिपिएंट होता है ब्लड ग्रुप लेता है उसका अपन क्या देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे, और इसके अंदर मैच करेंगे तब देखेंगे। ओके, एक तो स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप क्या है कि सेम ब्लड ग्रुप को अपन दे सकते हैं। इसका मतलब मैं अभी समझाया कि यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो कोई दूसरा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो हमें दे सकता है, मैं ले सकता हूँ। ओके, दो तरह हो गया। और ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। ओके ओके अब देखो, और जो O है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को O ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पास एंटीजन ही नहीं है। और मैं अभी बताया कि देने वालों को क्या देखते हैं, एंटीजन, लेने वालों को क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये बोला है कि विच इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इन द एबीओ सिस्टम। देखो एबीओ सिस्टम पे हमने क्वेश्चन को बहुत सारी इसके अंदर लिया है। इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप जानते हो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है गाइस, उसके अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ एंड ए बी। आप जानते हो जो ए बी होता है ये क्या होता है, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। आप जानते हो जो ए बी है, ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ऑल ब्लड ग्रुप को ले सकता है। एंड जो ओ है वो ऑल ब्लड ग्रुप को, किसी भी व्यक्ति को ओ को दिया जा सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर इन द सेंस फिर क्या, ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या, ब्लड ग्रुप ओ। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 थे उसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलो आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। फ्लैप of the AB valve of the heart are joined with the special muscles or papillary muscles of ventricular valve through। एक्चुअल में क्या होता है कि AB वाल्व है, AB क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक्चुअल में एट्रिया और वेंट्रिकल होती है, हार्ट के अंदर 4 चेंबर होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। और एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ एक अलग होते हैं, जिसको एबी वाल्व आप बोल सकते हैं। उस पे क्या होती है, उसके पास उसके अंतर्गत तो वाल्व होती है जिसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व। अब क्या होती है ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो वाल्व होती है ये क्या आते हैं, जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है। और एक स्पेसिफिक क्या होती है, स्पेसिफिक क्या, देखो एबी वाल्व ऑफ द हार्ट जॉइंट स्पेशल मसल्स, एक स्पेशल मसल्स या पैपिलरी मसल्स से जुड़ी होती है। उसका नाम क्या होता है, कॉर्डाई टेंडिनी। आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो, कॉर्डाई टेंडिनी होती है जो वाल्व के थ्रू जुड़ी होती है वेंट्रिकल वाल्व से। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर क्या होगा, ए, इट मींस अयोध्या इज करेक्ट आंसर। ओके आगे अपन बात करते हैं। देखिए हमारे पास 7th नंबर का क्वेश्चन है। 7th नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये क्या बोल रहा है कि नोडल टिश्यू इन ह्यूमन हार्ट हैज नोडल टिश्यू, इट मीन जानते हो ह्यूमन हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू पाई जाती है। नोडल टिश्यू इन द ह्यूमन हार्ट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये बोल रहा है कि जो नोडल टिश्यू है हार्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों आप जानते हो कि योर हार्ट, इट मीन्स योर हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट एंड इट हैज property to generate and produce electrical impulse automatically। it means ये जो एक्चुअल में जो हार्ट की जो मसल होती है वो अपने आप क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है, उसके साथ कंट्रैक्ट होता है। तो क्या ये बोल रहा है, देखो ये तो पहली बात इसने बोली कि टू एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मैं मानता हूं कि इस नोडल टिश्यू के पास एबिलिटी है जिसके कारण वो एक्शन पोटेंशियल को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। बट दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूँ कि क्या उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत होती है, क्या कोई स्टिमुलस आपको दिया जाता है आपको हार्ट को, ताकि वे क्या जनरेट करे, कंट्रैक्शन करे, ताकि ब्लड को पंप कर सकते हैं। तो बिल्कुल रॉन्ग है कि आपके हार्ट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं दी जाती है जिसके थ्रू वो जनरेट करे, उसके नोडल टिश्यू है वो जनरेट करे एक्शन पोटेंशियल को। तो जो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट हुआ ना भाई साहब। आगे अपन बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ओनली 2 पैचेस, वन इज एट्रियम एंड अदर इज वेंट्रिकल। क्या ये बिल्कुल रंग नहीं है? तो ऑप्शन बी इट मींस बिहार इज ऑलरेडी रॉन्ग बिकॉज इट हैज ओनली 2 पैच, बेसिकली रंग, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। बिल्कुल गलत है भाई नो। ओके पुरकिंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल वाल्व। ध्यान से देखो, पुरकिंजे फाइबर इन द प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल वाल्व। एक्चुअल में जो जहां से सिग्नल आती है भाई साहब, ए ऐसे नोड जनरेट करता है, ऐसे नोड से जनरेट होते हुए जो वेंट्रिकल के अंतर्गत वेंट्रिकल को वाल में उसकी स्टिमुलस जो होती है उस स्टिमुलस को पहुंचाने का काम क्या करता है, पुरकिंजे फाइबर। इट मींस नोट माय पॉइंट, पुरकिंजे फाइबर जो वेंट्रिकल वाल के अंतर्गत दोस्त क्या होते हैं, फैले होते हैं।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे अपन बात करेंगे ऑप्शन डी के बारे में, थोड़ा पढ़ ले कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आल्सो कॉल्ड पेसमेकर। एट्रियंस पेसमेकर तो ऐसे नोड को बोलते हैं, एबी नोड को थोड़ी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज बिल्कुल गलत। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक्चुअल में जो पढ़े उसकी क्वेश्चन को उसको अंडरलाइन करें और चारों ऑप्शन को अपन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ओके, तो प्लीज इस पर ध्यान दें। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आगे अपन बात करेंगे दोस्तों एट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, क्योंकि आप जानते हो हमारा सेशन 15 क्वेश्चन का होती है। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये क्या बोला है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है कि द वेंट्रिकल सी स्टूल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाना चाहूंगा। इस स्टेटमेंट को आप समझ जाए तो एनसीईआरटी की बहुत बड़ा पैराग्राफ आप समझ जाएंगे। आप जानते हो मैं थोड़ा सी बात करना चाहूंगा कि क्या होता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। एट्रिया वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं। ओके, अब एक्चुअली में जो अभी मैं बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि एट्रिया वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एबी वाल्व होता है। उस एबी वाल्व पे क्या होता है दोस्त, उसके अंदर क्या होती है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या होती है वाल्व पाई जाते हैं। ओके, एक्चुअली में दोस्तों आप जानो कि एक्चुअली में मान लो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर यदि कंट्रक्शन हो तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जब वेंट्रिकल के अंदर दोस्त कंट्रक्शन होती है ना तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाती है। जब दोस्त यदि प्रेशर इंक्रीज हो जाती है ना तो एक्चुअल में जो क्या होता है कि जो एबी वाल्व है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड को एक ऊपर की ओर पुशअप धक्का मिलता है ब्लड के थ्रू। इट मींस इसके अंदर मान लो एक पाउच है ऐसे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना दोस्त, क्या है कि मान लो हमने क्या किया, ये हार्ट बना दिया, हार्ट, सॉरी देखो अब दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने क्या किया हार्ट बना दिया है। यहाँ पे ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है और ये एट्रिया है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये एट्रिया है, इसके अंदर मान लो यहाँ पे वाल पड़े हुए हैं, यहाँ पे वाल पड़े हुए हैं। ओके, अब क्या हुआ कि ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल इसके अंदर ब्लड भरे हुए हैं, ठीक है, ब्लड भरे हुए हैं। अब इसके अंदर जैसे दोस्त इस वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही कंट्रैक्शन होता है, इस वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन होता है ना तो इस वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाती है। मतलब कोई भी यदि बैलून को अंदर भी आप कंट्रैक्शन कराओगे तो उसके अंदर क्या होती है, प्रेशर बढ़ जाती है। जब प्रेशर बढ़ जाती है, एक्चुअली में इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया दोस्त, तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है इस वाल पे। और जब इस वाल पे प्रेशर जनरेट होती है तो ये वाल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो इट मींस आप जानते हो कि जो एबी वाल्व बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की क्लोजिंग कब होती है, जब वेंट्रिकल सी स्टूल इट मींस कंट्रैक्शन होता है। इट मींस इफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगी, किसकी, ब्लड की प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। और ब्लड की प्रेशर जैसे ही इंक्रीज हो जाए ना गाइस, ब्लड की प्रेशर एकदम मस्त इंक्रीज हुआ तो एक्चुअल में एबी वाल्व क्या होती है, क्लोज आएगी। अब एबी वाल्व जैसे ही क्लोज हुआ तो क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रहे कि स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ध्यान से, द वेंट्रिकल सी स्टूल इट मींस वेंट्रिकल कंट्रैक्शन इंक्रीज द वेंट्रिकल प्रेशर, इट मींस ब्लड प्रेशर जो वेंट्रिकल के अंदर है वो वेंट्रिकल के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। वेंट्रिकल प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाला बिल्कुल सही है। एंड ड्यू टू अटेम्प्ट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट हुआ। ओके, आगे अपन बात करें दोस्तों स्टेटमेंट 2 के बारे में। दोस्तों यदि बात करूं आपसे तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि as the ventricle pressure increase further the semilunar valve guarding the pulmonary artery and the aorta are closed। बिल्कुल रॉन्ग बात है, ध्यान से देखो। एक्चुअल पे क्या होता है कि जो एक्चुअली जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो जाती है तो जो सेमिलुनर वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा को कवर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में एओर्टा को, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी आर्टरी को जो क्लोज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होती है, जैसे वेंट्रिकल प्रेशर क्या होगा, बढ़ा ना तो वे ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण तभी तो ब्लड, कॉमन सेंस लगाओ, तभी तो ब्लड एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज बिल्कुल रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज रखा है। तो स्टेटमेंट 1 इज 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर 2, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी is correct answer of the question number 8. It means B in the sense with Bihar is the correct answer. Okay, आगे अपन बात करूंगा, ध्यान से देखना कि बोहर इफेक्ट रेफर टू।
बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर इफेक्ट मतलब आप देखो एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे ना तो उसके अंदर क्या दिखा, हीमोग्लोबिन एंड O2 के साथ एक ग्राफ बनाया है जो सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड ग्राफ के बेसिस पे ही इन्होंने क्या किया था, बोहर इफेक्ट मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको दर्शाने के लिए जो सिग्मॉइड ग्राफ है, सिग्मॉइड ग्राफ के अंतर्गत क्या हुआ, इन्होंने क्या बोहर इफेक्ट को समझाया। बोहर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। बोहर साहब ने बोला कि एक्चुअल में जब ग्राफ एक्चुअल में जो ग्राफ होते हैं सिग्मॉइड ग्राफ, ध्यान से देखना, जो एक्चुअल में जो सिग्मॉइड जो ग्राफ है, सिग्मॉइड ग्राफ है वो यदि राइट साइड में यदि शिफ्ट होती है तो बोहर इफेक्ट आता है। अब देखो आप जानते हो राइट साइड में कब शिफ्ट होगी, राइट साइड में तब शिफ्ट होगी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा। देखो उस जो एनसीईआरटी के अंदर सिग्मॉइड ग्राफ मेंशन है उसके अंदर क्या होगा ध्यान से देखना कि राइट साइड में तब शिफ्ट होगी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। आप जानते हो जब H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो pH कम हो जाता है, तो भी लिख सकता हूं तो pH ऑफ दी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो CO2 बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, pH कम होगा और यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज होगा। एक कंडीशन यदि गाइस लग रही है तो इसको एक्चुअल में इसका एक नाम दे देते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या रे, बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, कहता है डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ O2 एट लो pH। अब जानते हो देखो H+ आयन की कंसेंट्रेशन यदि बढ़ जाए तो pH कम हो जाएगी। इस कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी कम हो रही है तो हीमोग्लोबिन की O2 से बाइंड होना वो भी कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप चारों ऑप्शन पढ़े और इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो जब CO2 का प्रेशर बढ़ता है ना तो H+ की कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो CO2 होता है ना वो भी एक एसिडिक होता है। कैसे, वो वाटर से कंबाइंड होकर के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो H+ रिलीज कर देगा। तो obvious सी बात है यदि CO2 बढ़ रहा है तो कार्बोनिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा, कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो H+ बनेगा। इस बात को हमेशा याद रखना ताकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझने में बहुत आसानी मिलेगी। तो सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, इट मींस अयोध्या। ओके, आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्या बोल रहा है, 10th क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम कैटेगरीज। अब कौन सा कैटेगरी सेम बिलोंग्स नहीं करती? आप देखो न्यूट्रोफिल्स, यूनोफिल्स, बेसोफिल्स। अबे यार ये तो WBC है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या होती है? WBC तो नहीं है, तो D इज करेक्ट। ओके, तो 10th का D इज करेक्ट होगा। समझ में आया ना भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, आगे अपन बात करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला कि द हार्ट इज मायोजेनिक। मीनिंग क्या है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इट रिक्वायर नेवर इंपल्स फॉर कंट्रैक्ट, इट रिक्वायर नेवर इंपल्स फॉर कंट्रैक्ट। देखो एक्चुअली कंट्रैक्ट, ओके हाँ ये बात सही है कि जो हार्ट है, हार्ट को किसी इंपल्स की जरूरत नहीं होती, वो तो उसके अंदर ऑटो रिदमिसिटी पाई जाती है, ऑटो कंट्रोल होता है। चलो इस पर होल्ड करते हैं थोड़ा। इट कंट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखो हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कंट्रैक्शन हमेशा रिदम में होती है और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट नीड हार्मोनल कंट्रोल, बिल्कुल टू बीटिंग करने के हार्मोनल कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। इट इज मेड ऑफ वॉलंटरी मसल। हार्ट वॉलंटरी नहीं होती है, इनवॉलंटरी होती है। तो इसका ऑप्शन बी, इट मीन्स बिहार इज द करेक्ट आंसर होगा। तो 11 नंबर का क्या होगा, बी। देखो मायोजेनिक का मतलब हुआ क्या, ऑटो रिदमिसिटी, याद रखना। मतलब हार्ट मायोजेनिक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑटो रिदमिसिटी पाई जाती है, हमेशा याद रखना। ओके, आगे अपन बात करें, फिर से हमारे पास एक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पर्सन है ब्लड ग्रुप AB निगेटिव, विच ब्लड ग्रुप कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज। देखो आपको इसके पहले में एक क्वेश्चन करा, उसमें आप ध्यान दिए होंगे, एक एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन करने के लिए। उसने आपने ध्यान दिया होगा, उसके अंदर ये बोला गया कि सेम को सेम दिया जा सकता है। इट मीन्स हमारे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास यदि ब्लड ग्रुप A है
तो मैं ब्लड ग्रुप ए ले सकता हूँ। इसके अंदर ए बी निगेटिव है, तो क्या ए बी निगेटिव को ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा ना। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात की जाए। ये बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। एक्चुअल में मैं बात करूं, यदि आप नर्वस टिश्यू पढ़े ना, तो नर्वस टिश्यू के अंतर्गत पहले ही चैप्टर नर्वस टिश्यू या केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़े ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत एनसीईआरटी के अंतर्गत, उसके अंदर पहले पेज पर इसके बारे में लिखा गया है। उसी से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया। ध्यान से देखना कि विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। आप एक्चुअली में मतलब हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आएगी, उसके बारे में इसके अंदर पूछा गया। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल गलत है। देखो कैसे, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, हार्ट रेट या हार्ट बीट। ओके, एक्चुअल में जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप देखना हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, तो इसको डिक्रीज बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बी के बारे में बात करें तो बोला है डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, एक्चुअल में बिल्कुल गलत है। जब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, हार्ड एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी ऐसी एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी की जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी बढ़ेगी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज। ओके, आगे बात करें इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ेगा भाई, हार्ट बीट बढ़ रही है, कंट्रैक्शन बढ़ रही है, सिस्टोलिक प्रेशर इट मींस बीपी बढ़ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है मेरे को। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल गलत है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो द क्वेश्चन नंबर 13 की आंसर क्या होगी? सी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रहे। ओके, द डबल सर्कुलेशन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई साहब? द डबल सर्कुलेशन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? बोला कि द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, आप जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। एक तो सिस्टमेटिक बोलते हैं, एक तो क्या बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक क्या करती है, हमारे टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेट उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट को बाहर करता है। सिंपल सी बात है। ये बोला कि इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल बात है। देखो, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है द डबल सर्कुलेशन जो हमारे अंदर पाई जाता है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं, इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। है वे ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करेगा? वे सही है। इट अलाउ फास्टर ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज मेड ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इट मीन अयोध्या ही करेक्ट होनी चाहिए। क्या कहते हो? चलो आगे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो एसेशन एंड रीजन का क्वेश्चन है, और हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक पार्ट हमने आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने ब्लड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन जो ब्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें दूसरा पार्ट में लिखा हूँ। ये लेकर के हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। ओके, तो एसेशन क्या है? एसेशन बोल रहा है क्या कि द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन एट्रिया, बिल्कुल सही है। आप देखोगे हार्ट के अंदर जो हार्ट की जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो एट्रिया से ज्यादा होती है। सही, एसेशन सही। रीजन, द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू लॉन्गर डिस्टेंस द एट्रिया, ये भी रीजन है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है वेंट्रिकल के अंदर मोर कंट्रैक्शन पावर होती, मतलब ज्यादा कंट्रैक्शन लगाते हैं ताकि ब्लड को पंप कर सकते हैं। आप जानते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा निकलती है, और एवोर्टा के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है पंप करते हैं, आपके पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है ब्लड जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर, D2 एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट लग रहा है। तो 15 नंबर का जो ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमने जो एनसीईआरटी के जो ब्लड का चैप्टर है ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन, इसके अंदर अपन ने क्या किया, ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी 15 क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, सॉल्व किया, और मैं आप बता दूं कि उसके अंदर अपन ने भी अधिकांश कंसेप्ट जो एनसीईआरटी की लाइन है उसको भी अपन के कवर करने की कोशिश की। हमारे इस क्वेश्चन में, इस सेशन में भी हमने जो 15 क्वेश्चन को, टॉप क्वेश्चन को अपन सेलेक्ट किया है, उसके अंदर भी अपन ने ये ध्यान में पूरी रखी हुई है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइनों को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा सके। क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक्चुअल में पढ़ते पढ़ते तो पढ़ते ही हो, कोई बात नहीं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है समझ के भी। तो थैंक यू। हमने क्या किया यहाँ तक नहीं, आप अच्छी तरीके से क्या किया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन कहीं से लगाइए, बट क्वेश्चन को लगाइए ताकि आपकी टॉपिक
और स्ट्रांग हो। और ऐसी वीडियो और क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।